हेलो नमस्कार साथियों, मैं एचपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब फैक्ट्री पर। साथियों, आप सभी को पता होगा कि हम लोग इस चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। इस सीरीज के माध्यम से हम लोग जो देख रहे हैं, ये खान सर का जो पॉकेट जी के बुक का सेकंड एडिशन वाला जो बुक है, इसको हम लोग लाइन बाय लाइन रिवीजन कर रहे हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि इस बुक को लाइन बाय लाइन रिवीजन करना, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लाइन बाय लाइन रिवीजन इस चैनल पर स्टार्ट है, तो आप लोग भी चाहते हैं इस बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ना, तो आप लोग इस चैनल को अभी से स्टार्ट कर लीजिए। आप सभी को पता होगा कि हम लोग जो है बहुत सारा सेशन ऑलरेडी देख चुके हैं। यदि आप लोग नहीं भी देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा, जो आप लोग को इस चैनल पर प्ले लिस्ट के माध्यम से मिल जाएगा। तो आज का जो सेशन है, ये प्राचीन इतिहास का सेशन है, और प्राचीन इतिहास का हम लोग 8 नंबर का सेशन आज के सेशन देखने वाले हैं, यानी 8 नंबर का क्लास आज का रहने वाला है। तो इससे पहले का जो 1 से लेकर 7 तक क्लास हुआ है, यदि आप लोग नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद का ही हम लोग पॉइंट आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। आप लोग को मैं बता दूं, जो बिहार पुलिस के लिए जो है ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आप लोग को बतला देना चाहूंगा कि बिहार पुलिस के लिए ये जो बुक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये बुक पढ़ लीजिए और प्लस में करंट अफेयर पढ़ लीजिए। ये बिहार पुलिस के लिए आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 90% 95% आप लोग का कवर हो जाएगा यहाँ से। तो आप लोग जो है इस बुक को जरूर पढ़िएगा, जो बिहार पुलिस बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट है। बिहार दरोगा तो आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार दरोगा के लिए ये बुक जो है कितना जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग को याद होगा कि पीछे के सेशन में हम लोग इस्लाम धर्म देख चुके थे, पारसी धर्म और यहूदी धर्म देख चुके थे। तो आज के सेशन में हम लोग क्या देखेंगे, तो आज के सेशन में हम लोग जो देखने वाले हैं, यहाँ पर मगध राज्य का उदय के बारे में देखेंगे। उसके बाद सिकंदर के बारे में हम लोग देखेंगे, और उसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं, उसके बाद हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो 3 टॉपिक आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं। यदि आप लोगों को इस बुक का खासियत नहीं पता है, तो आप लोग बिहार दरोगा का जो एग्जाम हुआ था 1275 वाला सीट के लिए, उसको आप लोग देख लीजिए। उसके बाद आप लोग को लग जाएगा कि नहीं, ये जो खान सर का पॉकेट जी के बुक है, ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग चाह रहे हैं लूसेंट पढ़ना और प्लस में खान सर का ये बुक पढ़ना, तो दोनों लूसेंट छोड़ दीजिए, आप लोग ये बुक पढ़ लीजिए। इस बुक के साथ साथ आप लोग का लूसेंट भी कवर हो जाएगा। तो मैं यही सलाह दूंगा, आप लोग इस बुक को पढ़ लीजिए। अदरवाइज हम कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस बुक का खासियत आपको भी पता है और हमें भी पता है। चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता होगा कि हम लोग जो पढ़ते हैं, ये पीसी के माध्यम से पढ़ते हैं, यानी आप लोग का क्वेश्चन जो है केवल दिखाई देगा, मैं आप लोग को दिखाई नहीं दूंगा। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए, यानी फुल स्क्रीन में आप लोग वीडियो को कर लीजिए, और पूरा बेहतरीन तरीके से आप लोग रिवीजन करते चलिए। तो चलिए सभी लोग अपने वीडियो को फुल स्क्रीन में कर लीजिए। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, मगध के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 15 नंबर पर लिखा गया है मगध राज्य का उदय। तो मगध राज्य का उदय कैसे हुआ, चलिए हम लोग देखते हैं एक एक पॉइंट करके। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है मगध राज्य के उत्कर्ष में मुख्यतः 3 वंशों का योगदान रहा है। वो 3 वंश कौन कौन से हैं, तो पहला याद रखिएगा हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, और तीसरा जो हो जाएगा नंद वंश हो जाएगा। तो ये तीनों वंश का जो है महत्वपूर्ण योगदान था किसके उदय में, तो ये मगध राज्य का उदय में। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं, यह मगध का सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक जो हो जाएंगे, ये कौन जाएगा, बृहद्रथ हो जाएंगे। और जरासंघ जो हो जाएगा, ये कौन था, तो बृहद्रथ का पुत्र था। इसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज थी। और मगध राज्य के आरंभिक इतिहासकार की जानकारी जो है कहाँ से मिलता है, तो महाभारत से मिलती है। तो आरंभिक इतिहास का जानकारी कहाँ से मिलता है, तो ये महाभारत से मिलती है। किसका, तो मगध राज्य का। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं, तीनों वंश को एक एक करके हम लोग याद करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हर एक वंश के बारे में। इसका कार्यकाल याद रखिएगा 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। तो हर एक वंश में हम सबसे पहले देखेंगे बिंबिसार के बारे में। तो बिंबिसार का आप लोग कार्यकाल याद रखिएगा 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक। तो बिंबिसार ने हर एक वंश की स्थापना की। वह 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसको श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको जो है श्रोणी या श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, इसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया और उसका निर्माण भी किया। इस नगर का योजनाकार जो था, यानी वस्तुकार जो था, ये कौन थे, तो महागोविंद था। यह प्रथम साम्राज्यवादी शासक था जिसने अंग नरेश बृहदत्त को हराया, एवं वो अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का गवर्नर नियुक्त किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन कौशला देवी से विवाह किया। इसने लिच्छवी राजकुमारी चेलना से
विवाह किया, जिससे इसका पुत्र अजातशत्रु पैदा हुआ था। तो आप लोगों से पूछा जाता है जो अजातशत्रु था वो किसका पुत्र था, तो आप लोग बताइएगा। ये चेलना से विवाह जो किए थे ये अजातशत्रु बिंबिसार उनका पुत्र था। कौन? तो अजातशत्रु। उसका बाद अगला पॉइंट है प्रसेनजीत ने बिंबिसार को काशी दहेज में दिया। इसने मद्र देश की राजकुमारी खेमा से विवाह किया। उसने अपने चिकित्सक जीवक को अवंती के शासक प्रघोत को पांडु रोग से पीड़ित था, उसकी चिकित्सा हेतु भेजा। जीवक की शिक्षा तक्षशिला में हुई थी। इसके पुत्र अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व में इनकी हत्या कर दी। यानी ये जो बिंदुसार था, ये बिंबिसार जो है इनके पुत्र कौन थे? तो अजातशत्रु, इन्हीं के द्वारा इनका हत्या कर दिया गया था। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। कब हत्या किया गया था? 492 ईसा पूर्व में। उसके बाद जब हत्या हो गया तब आ गया अजातशत्रु गद्दी पर बैठ गया। तो इसका कार्यकाल याद रखिएगा 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक। इसका उपनाम जो था ये कुणिक था तथा इससे पितृहंता भी कहा जाता था। तो प्रीतहंता किस लिए कहा जाता था? क्योंकि पिता का हत्या किया था, इसीलिए प्रीतहंता भी कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था और इसने काशी पर भी अधिकार कर लिया था। इसने अपने पिता की हत्या गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के कहने पर की थी। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। यह जो अजातशत्रु था ये अपने पिता यानी जो बिंबिसार इनके पिता थे, इनका हत्या किसके कहने पर किया था? तो आप लोग बताइएगा। गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के कहने पर किया था। अगला पॉइंट है इसके मंत्री वस्कार ने वजी संघ में फूट डाल दी। अजातशत्रु ने वजी संघ को जीत लिया एवं इस युद्ध में उसने रथमूसल एवं महाशिला कंटक का प्रयोग किया। लिच्छवी गणराज्य को अजातशत्रु ने मगध में मिला लिया। अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगीर में करवाया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने 461 ईस्वी पूर्व में कर दिया। तो कहा जाता है कि जैसा आप करिएगा वैसे ही आपके पुत्र भी सीखेगा और करेगा। तो आपने अपने पिताजी का हत्या किया था तो आपका पुत्र भी आपका हत्या कर दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं वैसा ही घटना यहाँ पर घटा था कि बिंदुसार के पुत्र जो अजातशत्रु था ये अपने पिता का हत्या कर दिया और इनका जो लड़का था उदयन ये अपने पिता यानी अजातशत्रु का हत्या कर दिया। तो अब जो है ये भी मर चुका है, यानी अजातशत्रु अपने पिता को भी मार डाला। तो अब अजातशत्रु उदयन अपने पिता को हत्या कर दिया। तो अब उदयन जो है यहाँ पर राजगद्दी पर बैठ गया। तो इसका कार्यकाल याद रखिएगा 461 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक। यह जैन धर्म का अनुयायी था। इसने सोन व गंगा नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया, अपनी राजधानी बनाई और बौद्ध ग्रंथों में उदयन को प्रीतहंता कहा जाता है। तो इनके पिता को भी प्रीतहंता कहा जाता है और इनको भी प्रीतहंता कहा जाता है क्योंकि ये दोनों जो है अपने अपने पिता का हत्या किए थे। हर एक वंश का अंतिम शासक का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। कौन हो जाएंगे? तो आप लोग याद रखिएगा नागदशक। तो नागदशक ये हर एक वंश का अंतिम शासक हो जाएंगे। अब दूसरा नंबर पर हम लोग बात कर लेते हैं शिशुनाग वंश के बारे में। तो शिशुनाग वंश का आप लोग कार्यकाल याद रखिएगा। शिशुनाग जो है ये नागदशक की हत्या उसके आमत्य शिशुनाग ने की थी। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में की। इसने अवंती यानी उज्जैनी को जीत लिया। उसने वैशाली को जीत लिया और अपनी राजधानी वहीं पर बना दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए कालाशोक। तो कालाशोक के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। यह शिशुनाग वंश का परवर्ती शासक था। इसने पाटलिपुत्र को पुनः अपनी राजधानी बनाया। इसने दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। तो सबसे पहले देखिए कि पाटलिपुत्र राजधानी बना, उसके बाद जो है उदयन के द्वारा फिर से जो है उसको जो है राजधानी कहाँ पर किया गया? तो उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र राजधानी बनाया गया था और यहाँ पर देखिएगा शिशुनाग वंश के द्वारा वैशाली कर दिया गया था। और फिर जो है ये किसके द्वारा? तो ये कालाशोक के द्वारा फिर से राजधानी को पाटलिपुत्र कर दिया गया था। तो ये पॉइंट आप सभी लोग जरूर याद रखिएगा। तो उदयन के द्वारा सबसे पहले पाटलिपुत्र बनाया गया, फिर शिशुनाग के द्वारा जो है कहाँ पर वैशाली ले गया, फिर से जो है पाटलिपुत्र ला दिया गया कालाशोक के समय में। तो उसी प्रकार आप लोग याद रखिएगा शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन हो जाएगा।
अब आ जाइए हम लोग नंद वंश का बात कर लेते हैं। तो नंद वंश का कार्यकाल याद रखिएगा 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक। तो महापदव नंद यह नंद वंश का संस्थापक था और यह नाई जाति का था। यह जैन धर्म का अनुयायी था। महापदव नंद का दूसरा नाम भार्गव था। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार कलिंग पर आक्रमण किया एवं वहां नहरों का निर्माण करवाया। वहां से जिनसेन की मूर्ति लेकर आया। अष्टाध्यायी का लेखक पाणिनि के समकालीन था। यह संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक थी। तो आप लोग से पूछता है जो है क्या पूछता है कि जो अष्टाध्यायी जो बुक है ये किस भाषा में लिखा गया था, तो आप लोग को देगा संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक थी। तो चलिए अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं घनानंद के बारे में। तो घनानंद यह नंद वंश का अंतिम शासक था। यह सिकंदर का समकालीन था। ग्रीक यानी यूनानी लेखकों द्वारा इन्हें अग्रमीज या जेंड्रीमीज कहा गया है। इसने जनता पर अत्यधिक कर लागू किया था तथा इसने अपने दरबार में चाणक्य का अपमान किया। नंद वंश का विनाश चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर किया था। घनानंद की हत्या कर दी। मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। तो इतना पॉइंट याद रखिएगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त वंश के बारे में, सॉरी मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद आगे के पॉइंट को देखेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं सिकंदर के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो सिकंदर के बारे में भी थोड़ा बहुत पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर देखिएगा, सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। इसके पिता फिलिप द्वितीय था। यह 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर का गुरु यूनानी दार्शनिक अरस्तु था। सिकंदर का प्रधान सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। इतना पॉइंट आप लोगों को क्या करना है, हर हाल में याद रखना है। अब आइए हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं सिकंदर के बारे में। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में हाइटेस्पीज यानी झेलम का युद्ध किया, जो पोरस व सिकंदर के बीच हुआ था। पोरस का जो है राज्य झेलम और चिनाब नदी के मध्य था। सिकंदर के आक्रमण के समय आम्बी तक्षशिला के शासक थे। इस युद्ध में पोरस की पराजय हुई, लेकिन सिकंदर पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसका राज्य वापस लौटा दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो झेलम या हाइटेस्पीज का युद्ध हुआ था उसमें किसके किसके बीच हुआ था। पहले तो ये क्वेश्चन बनता है, तो पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। पोरस जो है हार जाता है, सिकंदर जीत जाता है। लेकिन पोरस के संघर्ष को देखकर यानी देखा कि ये कितना बहादुर है, ये उसको युद्ध में देखा कि ये जो है वाकई में बहादुर आदमी है, तो उसको उससे प्रभावित होकर यानी सिकंदर पोरस से प्रभावित होकर जो पोरस से जीता हुआ क्षेत्र था वो फिर से उसको जो है सौंप दिया। तो बहादुरी पर जो है प्रभावित होकर उसको वापस लौटा दिया उसका क्षेत्र। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है भारत विजय अभियान में सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में बैक्ट्रिया जीतने के बाद काबुल होता हुआ हिंदू कुश पर्वत को पार किया और सिंधु नदी पार कर भारत की धरती पर कदम रखा। फिर इस समय सिकंदर की सेना ने कुछ अफवाहों से डरकर व्यास नदी को पार करने से मना किया। सिकंदर ने भारत में 3 शहर बसाए। तीनों शहर का नाम यहाँ पर आप लोग के सामने लिखा गया है। तीनों शहर का नाम आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है बुकफेलस शहर इसने अपने प्रिय घोड़े के नाम पर रखा था। तो ये जो बुकाफेला जो नाम रखा था ये इसका प्रिय घोड़ा था, इसी के नाम पर ये शहर का नाम रखा था। सिकंदर 19 महीने भारत में रहा था। 325 ईसा पूर्व को वह भारत जो है स्थल मार्ग से वापस लौट गया था, यानी भारत से वापस चला गया। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में यानी जवर बुखार के कारण हुई थी। सिकंदर के अभियान से भारतीयों को 4 स्थल एवं 4 जलीय मार्ग का ज्ञान हुआ। सिकंदर के साथ 3 इतिहासकार भारत आए जिनका नाम यहाँ पर दिया गया। तीनों का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। यानी अब हम लोग को क्या पढ़ना है, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। तो मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक कौन हो जाएगा, क्या क्या मौर्य समाज से रिलेटेड हम लोग को पढ़ना है, सभी पॉइंट को हम लोग आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड, तो मैं थोड़ा सा इसका पॉइंट का साइज जो है थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ ताकि आप लोग को जो भी लिखा हुआ है वो स्पष्ट तरीके से दिखाई देगा। तो सबसे पहले देखिएगा इसका कार्यकाल आप लोग को याद
याद रखना है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। मौर्य राजवंश की साहित्यिक स्रोतों से जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर देखिएगा पहला जो हो जाएगा ब्राह्मण साहित्य के अनुसार शूद्र, जैन व बौद्ध साहित्य के अनुसार क्षत्रिय, और मुद्रा राक्षस के अनुसार जो हो जाएगा ब्रिसल यानी निम्न वर्गीय, और रोमिला थापर के अनुसार वैश्य, और सर्वाधिक मान्य मत के अनुसार क्षत्रिय हो जाएगा। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे के पॉइंट को हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल याद रखिएगा 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। जन्म इनका कब होता है? तो 340 ईसा पूर्व में बिहार में होता है। तो 340 ईसा पूर्व बिहार में इनका जन्म होता है। चंद्रगुप्त ने नंद वंश के घनानंद को हराकर 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। घनानंद को हराने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त की सहायता की तथा इसे 1000 करसापण में खरीदा। चंद्रगुप्त ने तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की थी और 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर बैठा तथा इसका वास्तविक संस्थापक बना। तो आप लोग से पूछ लेता है वास्तविक संस्थापक बतलाइए किसका? तो आप लोग बतलाइए वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएंगे किसका? तो मौर्य साम्राज्य का। तो आप लोग बतलाइएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला पॉइंट है जस्टिस ने या यूनानी इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोडस एवं सेंड्रोकोटस के रूप में उल्लेखित किया है। विलियम जोन्स ने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ही सेंड्रोकोटस है और 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेलुकस निकेटर को पराजित किया। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा लिखा गया अगला पॉइंट, इसके परिणाम स्वरूप निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ किया तथा यह भारत का पहला अंतर्राज्यीय विवाह था। तो आप लोग ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था, यानी जो है वो अलग राष्ट्र से विवाह था, यानी दोनों का जो है अंतर्राष्ट्रीय विवाह था, ये भारत का पहला। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य को माना जाता है, इसका संबंध राजनीति विज्ञान से है। तो आप लोगों से एग्जामिनर यहाँ पर क्वेश्चन फंसाता है कि आप लोग बताइए जो कौटिल्य का जो चाणक्य का अर्थशास्त्र पुस्तक है ये किस विषय से संबंधित है? तो यहाँ पर आप लोगों को आप लोगों को शो करेगा राजनीतिक और जो है आप लोगों से कहेगा जो है आर्थिक। तो आप लोग बताइएगा राजनीतिक विज्ञान से ये अर्थशास्त्र संबंधित था। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अर्थशास्त्र प्रथम भारतीय पुस्तक है जिसका तुलना मैकियावली की प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंस से की जाती है। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है भारत का प्रथम प्रभुत्व संपन्न शासक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का आध्यात्मिक गुरु भद्रबाहु था। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। इसने जैन धर्म ग्रहण किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक की पहाड़ियों पर गुजारे थे। श्रवणबेलगोला का मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है श्रवणबेलगोला का मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो आप लोग कहिएगा जैन धर्म से। अगला पॉइंट है कुसुमपुर पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम है। तो कुसुमपुर जो है ये पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम था। भारत में दास प्रथा विद्यमान नहीं थी, यह विवरण मेगास्थनीज ने दिया। विशाख दत्त द्वारा लिखित पुस्तक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जो है ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया। उसके बाद अगला पॉइंट है पाटलिपुत्र शहर के महलों को देखकर यह विवरण फायान ने दिया कि यह मनुष्य द्वारा न बनाकर दैत्यों या असुरों के द्वारा बनाए गए हैं। अगला पॉइंट है युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार निकेटर ने आर्या अराचोसिया गेड्रोसिया पारोपामिसाडे के क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया। इसकी जानकारी हमें यूनानी इतिहासकार स्ट्रेबो एवं एफियानस देते हैं। चंद्रगुप्त यूनानी को भारत से बाहर निकाल देता है तो इसे भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। इस पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा, इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि चंद्रगुप्त से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है।
अगला पॉइंट है, सिकंदर ने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज की एक जो है राजदूत मेगास्थनीज भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। यह भारत आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। और उसके बाद प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार के रूप में दिए। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक इंडिका लिखी। इसमें मौर्य साम्राज्य के नगरीय देख लेते हैं आगे क्या लिखा गया है। नगरीय प्रशासन और सैन्य प्रशासन के बारे में वर्णित किया गया है और इसमें बताया कि प्रशासन के नियंत्रण के लिए 6 समितियों का निर्माण किया गया था। मेगास्थनीज ने मौर्य के महलों का भी वर्णन किया है जिसमें लकड़ी व पत्थरों का प्रयोग किया गया है। इंडिका में पाटलिपुत्र का वर्णन किया जिसमें पाटलिपुत्र को पॉलीथ्रोथा नाम दिया गया जो गंगा व सोन नदी के संगम पर स्थित है तथा इसमें 570 बुजुर्ग और 64 मीनार हैं। तथा इसमें क्या है तो 570 बुर्ज है और 64 मीनार है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, मेगास्थनीज ने मौर्य साम्राज्य को 7 वर्गों में विभाजित किया परंतु यह कथन प्रमाणित नहीं है। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा जो संस्कृत भाषा में है और इसमें 15 अभिकरण और 180 प्रकरण और लगभग जो है 4000 श्लोक है। यह राजनीति विषय पर आधारित पुस्तक है। अगला पॉइंट यहाँ पर देखिएगा। तो अगला पॉइंट जो लिखा गया है, चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था तथा अपने जीवन के अंतिम समय में पुत्र के पक्ष में शासन त्याग कर जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला जो मैसूर में है वहाँ 298 ईसा पूर्व में चला गया और उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया। इसका जो है संलेखना विधि से जो है क्या किया था, उपासना किया था। अगला पॉइंट है, जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंत में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य के समांत पुष्पगुप्त ने गुजरात में सुंदरसन झील का निर्माण करवाया। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं बिंदुसार के बारे में। तो बिंदुसार का जो कार्यकाल था वो 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। यूनानी साहित्य में इसे अमित्रोचेटस या अमित्रघात कहा गया। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार यह एक महान शासक था। यह एक सिजेरियन वेवी था। इसके अनुसार बिंदुसार ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किए थे। यह आजीवन संप्रदाय का अनुयायी था। इस सभी पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। आजीवन संप्रदाय की स्थापना मखली पुत्र गोसाल ने की थी। तो ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। यूनानी इतिहासकार एथेनियस के अनुसार उसने यूनानी के शासक एंटियोकस फर्स्ट से 3 वस्तुएं मंगवाई। पहला था मीठी शराब, दूसरा सूखे मेवे, तीसरा दार्शनिक। आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए जिसका दमन अशोक व सुसीम ने किया। नेपाल विद्रोह का दमन भी अशोक ने किया। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन में राज्यपाल था। तो ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। यहाँ पर देखिएगा बिंदुसार के अन्य नाम। तो बिंदुसार के अन्य नाम आप लोग देखिएगा, बिंदुपाल। उसके बाद चीनी विवरण देखिएगा तो स्ट्रेबो और सिंह सेन भद्रसार और जैन ग्रंथ में वायु पुराण मिलता है। तो ये सही पॉइंट आप लोग को याद रखना है। उसके बाद आता है अशोक का कार्यकाल। तो अशोक का कार्यकाल याद रखिएगा 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। तो अशोक का 4 वर्षों तक अपने भाइयों के साथ सत्ता संघर्ष चला। सिंहली अनुश्रुति के समांतर के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की। अशोक की माता का नाम भीमा था। यह शुभदांगी था। इनकी पत्नी देवी इनकी
सॉरी इनकी पत्नी जो थी वो कौन थी, तो देवी थी, जिसके पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसकी दूसरी पत्नी कारुबाकी थी और बेटा तीवर, जिनका एक अभिलेख मिलता है। अशोक ने क्रोधित होकर तिसरछिला को जीवित जला दिया। तो ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। तो अशोक का नाम आप लोग याद रखिएगा, अशोक वर्धन पुराण। अशोक मौर्य जो है गिरनार अभिलेख से मिलता है। अशोक नाम जो है ये मास्की, गुर्जर और नेटूर उदयगोलम अभिलेख से मिलता है। प्रियदर्शी जो है भाब्रू शिलालेख से मिलता है इनका नाम। इस प्रकार से आप लोग को याद रखना है। तो आई होप कि आज के सेशन में जो मैं पॉइंट बतलाया हूँ सभी पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। थोड़ा बहुत भी आज के सेशन से रिलेटेड आप लोग के मन में डाउट रह जाता है तो आप लोग बेहिचक आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और हाँ, आप लोग चाहते हैं कि ये कंप्लीट बुक का PDF आप लोग को मिले तो उसके लिए आप लोग को थोड़ा बहुत पे करना होगा। आप लोग को स्क्रीन पर एक स्कैनर दिखाई दे रहा होगा, उस स्कैनर पर आप लोग को 21 रुपये पे करना होगा। और पे करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक चैनल का लिंक दिखाई देगा जो कि टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और उसमें जो है क्या करना है, उस ग्रुप में आप लोग को इस जो स्क्रीनशॉट को शेयर कर देना है। यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर एक लिंक दिखाई देगा, उस लिंक पर क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट जो है हमारा प्रोफाइल खुल जाएगा। कहाँ का, तो टेलीग्राम पर खुल जाएगा। तो वहाँ पर आप लोग वहाँ पर सेंड कर दीजिएगा उसका स्क्रीनशॉट जो आप लोग पे करिएगा 21 रुपया। उसी चैनल पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा खान सर के पॉकेट जीके के बुक का फर्स्ट एडिशन का PDF और प्लस में सेकंड एडिशन, यानी दोनों बुक का PDF आप लोग को कंप्लीट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आगे के सेशन में। आज का सेशन कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके सब लोग जरूर बताइएगा। इस बुक का PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा जिस प्रकार से मैं बतलाया हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं।